ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान में एक नई सियासत आ रही है जिस पर मेरी नज़र है। आइंदा पंजाब में भी हमारी हुकूमत होगी। हुकूमत बनने के बाद पंजाब में खुद बैठूंगा। खैरपुर के इलाके कोट डेजी में जलसा आम से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत आलमी सियासत को मद्देनज़र रख कर अपनी पॉलिसियाँ बनाती है। जमहूरी हुकूमत का हाथ अवाम की नफ्स पर है, अवामी मसाइल से आगाह है। मैं भुट्टो का जानशीन हूँ, उनकी सियासत को समझता हूँ। सदर मुमलिकत का कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तमाम ख़तरात से आगाह कर दिया था, वो ख़तरात के बावजूद अवाम में वापस आईं। कोशिश की, वरना आपके पास सीटें ही नहीं थी कि आप चीफ मिनिस्टरशिप बना सकते। अगर मैं नहीं अनाउंस करता, अगर मैं नहीं कहता कि मैंने चीफ मिनिस्टर इनको दे दी है, तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं बने होते। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक नई सियासत इस खित्ते में आ रही है और उस सियासत पे भी मेरी नज़र है। वो सियासत पे मेरी नज़र है इसलिए कि मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मैं कहता रहा हूँ कि उनकी रूह का उनका जानशीन हूँ। मैं उनकी सियासत समझता हूँ। आज भी भुट्टो साहब जब सियासत करते थे या बीबी साहिबा सियासत करती थी तो पूरी दुनिया की सियासत को अपनी नज़र में रख के सियासत करती थी। आज भी हम सियासत करते हैं तो दुनिया की सियासत को नज़र में रख के सियासत करते हैं। तो सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर नहीं है। पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर ज़रूर है मगर चल रही है। मईशत को मुस्तहकम करके सरकारी और निजी शोबे में रोज़गार के मौके पैदा कर रहे हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने माजी में कभी इंतखाबात में कभी धांधली की और ना ही आइंदा कभी करेंगे। मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करेंगे। आइंदा इंतखाबात शफाफ होंगे। बेटा हूँ, मुझे पता है कि हमारे को पानी की कितनी तकलीफ है। मुझे पता है कि डेथ रेट क्या चल रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रेट चल रही है। इसलिए हमने बीबी कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। मुझे पता है कि कल की बहनों को, कल की आने वाली नस्लों को, हमारी बहनों को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, मर्दों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और हमने इसलिए उनको एम्पावरमेंट दी है। हमने औरतों को इसलिए एम्पावरमेंट दी है कि हम चाहते हैं कि आने वाले कल में मर्द और औरत दोनों कमा सके, दोनों चल सकें, दोनों घर संभाल सकें। एक आदमी पे पूरी फैमिली नहीं चल सकती, ना एक वालिद पे ना एक बेटे पे। तो हम कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने तौर पे एक कोशिशें की हैं जो इंशाअल्लाह वक्त से आपके सामने आएंगी, जिसमें इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। हाँ, सरकारी नौकरियां मेरे पास नहीं है जो मैं इतनी दे सकूं। हाँ, मौसम बदल रहे हैं, पूरी दुनिया में मौसम बदल रहे हैं। पूरी दुनिया में एक मेल्टडाउन आया है। पूरी दुनिया की बैंकें तबाह हो गई हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ तबाह हो गई हैं। मगर उसके बावजूद उसको देखते हुए मैंने प्लान बनाए हैं, उसको समझते हुए मैंने प्लान्स बनाए हैं। इसलिए आपकी इकोनॉमी चल रही है, कमज़ोर ज़रूर है, कमज़ोर ज़रूर है मगर चल रही है। और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिसमें 64%, 65% जो आपके देहात हैं आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। अब आपके पास इतना अनाज है कि मेरे पास अनाज है बाहर बेचने के लिए। पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान बाहर अनाज बेचने जा रहा है। हमने नए कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, नई थ्योरीज़ दी हैं, नई फ़िलासफ़ीज़ दी हैं। जहाँ तक मेरे नए प्राइम मिनिस्टर को बनाने का सवाल है तो इनने मुझसे अगर यूसुफ रज़ा ले लिया तो मैंने इनको एक जियाला दे दिया। यूसुफ रज़ा ने 5 साल जेल काटी थी और राजा साहब ने बीबी साहिबा के साए में सारी ज़िंदगी अपनी सियासत की है। तो इंशाअल्लाह जहाँ तक सियासत की जंग है वो सियासत की जंग रहेगी। मगर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, फ्री फेयर इलेक्शन होंगे। हमने खुद एग्री किया है इनकी इंटरप्रिटेशन से, इसलिए कि हम चाहते ही नहीं कि किसी किस्म की धांधली वाली इलेक्शन में हम जीतें और धांधली करके इलेक्शन में हम आएँ। हमने कभी धांधली के इलेक्शन को नहीं माना है, ना हम कभी कराना चाहेंगे। तो ये मेरा आवाम से, कौम से वादा है कि फ्री फेयर इलेक्शन होंगे और जो भी उसमें जीतेगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मुझे उम्मीद है अपने बच्चों से, मुझे उम्मीद है आप दोस्तों से, और खैरपुर की आवाम को मेरा सलाम है। उसने हमेशा पाकिस्तान
का साथ दिया है। पीपल्स पार्टी का साथ देने का मतलब है पाकिस्तान का साथ देना। जिए भुट्टो। सदर जरदारी का ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी ने माजी में कभी इंतखाबात में धांधली नहीं की और ना ही आइंदा करेंगे। मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करेंगे। कुछ बात करते हैं अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की, जिन्होंने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में भी लोड शेडिंग ख़त्म करने के झूठे दावे साबित हो रहे हैं हुकूमत के, और हुकूमत के इन तमाम तर दावों की कली भी खुल गई है। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में एक इफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन ने कहा कि दीन से दूरी की वजह से आज हम मुश्किलात का शिकार हैं। हुक्मरानों ने अपनी रविश तब्दील ना की तो अवाम उनका गिरबान पकड़ेंगे। प्रोग्राम में आपने दिलजमई के साथ काम किया है और बड़ी तादाद में गिरदोनवा के मुसलमान भाइयों को यहाँ जमा और इकट्ठा किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो कुछ इरशाद फरमाया है और जिन हवालों से इस माह मुबारक को बरता और गुजारा है, वो हम में से किसी से मख्फी नहीं है। हम सब उससे वाकिफ़ हैं। इस रमज़ान की बरकतों को समेटना, इसकी रहमतों का सज़ावार होना, दोज़ख से आज़ादी और नजात का परवाना हासिल करना और माशरे के अंदर बसने वाले इंसानों की खैर ख्वाही और मोहब्बत के दीप जलाना और उनको हमनवा बनाना, ये रमज़ानुल मुबारक का वो कल्चर है और इसके लिए वो हिदायत हैं कि जो मतलूब है और जो बड़ी तफसील के साथ यहाँ और वहाँ मौजूद है। ये जो बात बार बार कही जाती है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़ा इसलिए है ताकि तक़वा की आबियारी, दिलो दिमाग की दुनिया में बंदों के साथ मोहब्बत और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की उस्तवारी। रोज़े की फ़र्ज़ियत का और तमाम इबादात का मंशा यही है कि बंदे अपने रब के साथ जुड़ते चले जाएं, इंसाफ के, अदल के खूगर होते चले जाएं, लोगों के हुकूक छीनने वाले नहीं देने वाले बन जाएं, जुल्म की नगरी को अदल की, इंसाफ की बस्ती बना दें और चारों तरफ के हालात में लोगों के लिए खुशियाँ उनको लौटा दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है और हम सबको ये सवाल अपने आप से भी करना चाहिए और पूरे के पूरे माशरे को भी एक दूसरे से ये सवाल करना चाहिए कि ये सब होता क्यों नहीं। रोज़ा तो हम रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 15-16 घंटे भूखे प्यासे रहते हैं, हर तरह की मशक्क़त उठाते हैं, बेआरामी का शिकार होते हैं, लेकिन रोज़े के बारे में जिस तक़वा की बात की जा रही है, एक भले से माशरे, खूबसूरत सी सोसाइटी और बाकिरदार इंसानों की बात की जा रही है, वो तो हमको मैसर नहीं आता है। आखिर इसका सबब क्या है? असबाब तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1-2 का तस्करा करूँगा। देखिए, ये रोज़ा 15-16 घंटे का रोज़ा, हर शख्स अपने तौर पर इसका एहतमाम करता है कि कोई चने और खील का दाना भी उसके मुँह में न जाने पाए। ये कि फिर रोज़े की बरकतें कैसे हासिल हों? रोज़ा तो पूरे जिस्म जान का मतलूब है, सर से लेकर पैर तक तमाम आज़ा और जवारे का रोज़ा अगर नहीं है तो इंसान रोज़ा नहीं है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़ा तो अल्लाह ताला को इस बात की हाजत नहीं है कि वो सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहे। आपने फरमाया कि रोज़ा एक ढाल है, अगर तू उसको तोड़ न दे। और पूछने पर आपने वजाहत फरमाई कि जब कोई शख्स झूठ बोलता है, गालम गलोच करता है, लड़ता झगड़ता है, तो इस ढाल के अंदर सुराख पड़ जाते हैं और जाहिर है कि वो ढाल भला किस काम की है कि जिसके अंदर सुराख पड़ेगा। इसलिए ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि फ़र्द की सतह पर भी और पूरे माशरे की इज्तिमाई सतह पर भी अगर रोज़े के फ़वाइद हासिल नहीं होते हैं, तक़वे का माहौल नहीं बनता। कितने लोग हैं
کہ جو رمضان کے بعد یہ کہہ سکے کہ میں نے اس رمضان سے سود کا کاروبار چھوڑ دیا. میں اللہ سے بغاوت نہیں کر سکتا، میں اس سے جنگ کو مول نہیں لے سکتا. کتنے لوگ ہیں جو اس روزے کے نتیجے میں رشوت لینا اور دینا چھوڑ دیں، جو حقوق غصب کیے ہوئے ہیں اپنے ہی محلے اور برادری کے اندر، اپنے ہی عدید و اقارب کے اندر، وہ حقوق واپس کر دیں کہ اس روزے سے مجھ کو یہ سبق ملا. اگر لوگ یہ نہیں کرتے تو تقویٰ کیسے پیدا ہوگا اور روزہ کیسے تقویٰ پیدا کرے گا؟ دیکھیے، ویسے تو آپ سب اس بات کو جانتے ہیں. میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ رمضان کا چاند کون سب سے پہلے دیکھتا، ممکن ہے کہ آپ کہہ رؤیت ہلال کمیٹی والے دیکھتے ہیں. انہیں تو 10 بجے تک کچھ نظر ہی نہیں آتا. غریبوں کو دوربین خوربین لگائے بیٹھے رہتے ہیں. پوری دنیا، پورے ملک کے ہر شہر کے اندر بیٹھ چاند نہیں نظر آتا. لیکن ممکن ہے آپ کہیں کہ خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے اس کے لوگ، یہ جزوی طور پر ٹھیک ہے، انہیں تو نہ ہو تو بھی نظر آ جاتا ہے. وہ تو بہت اچھی بصارت اور بصیرت والے لوگ ہیں، یعنی بنو کے لوگ ہیں. سب سے پہلے اطلاع وہیں سے آتی ہے. وہ جو محاورے میں کہتے ہیں ایک ذرا نظریں جھکائیں دیکھ لی، ان کا معاملہ یہ ایک ذرا نظریں اٹھائیں دیکھ لی. یہی چاند بعض اوقات تو چھو بھی لیتے ہیں اس کو، شاید اتنا قریب ہوتا ہے ان کے چاند. لیکن نہیں، میں یہ بھی نہیں مانتا. میری بات کو آپ تسلیم کریں گے کہ رمضان کا چاند تو سب سے پہلے قرآن پاک دیکھتا. ادھر رمضان کا چاند ہوا، ادھر قرآن پاک جزدانوں سے نکلتا ہے، طاقوں سے اترتا ہے، اپنی خاک دھول جھاڑتا ہے، ہر محلے اور بستی کی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تراویح میں جاری رہتا ہے، شبینے میں جاری رہتا ہے، تلاوت اس کی جاری، ہر طرف قرآن 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 پاک ہو جاتا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن پاک پورے 1 مہینے تک ہماری زبان پر جاری رہتا ہے، ہمارے کانوں سے گزرتا ہے، ہمارے دلوں پہ امیر جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا کہ حکمرانوں نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو عوام ان کے گریبان تک پکڑ لیں گے. اور بلیٹن میں بھی یہاں پر آپ کو ایک تازہ ترین خبر دیتے چلیں. کراچی میں کرنگی نمبر 4 میں گھر پر فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. کراچی سے بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. کراچی میں کرنگی نمبر 4 میں گھر پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے اور خاتون سمیت 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرنگی نمبر 4 میں گھر پر فائرنگ ہوئی ہے اور خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے. اس بارے مزید تفصیلات دیتے ہیں اپنے نمائندے عمران ہاشمی سے. عمران ہاشمی، بتائیں کیا واقعہ پیش آیا ہے اور اب تک نشاندہی ہو سکی ہے کہ کون لوگ تھے یہ؟ عمران ہاشمی، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیں کہ کچھ خبر سامنے آئی ہے کہ کون لوگ تھے، کیا ذاتی دشمنی کا شاخسانہ تھا یہ؟ عمران ہاشمی، اگر آپ کو ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے تو بتائیے گا کہ ان نامعلوم افراد کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا ہے جنہوں نے گھر پر فائرنگ کی ہے؟ جی، یہ کرنگی 4 کا علاقہ ہے، تھانہ عوامی کالونی کی حد کے اندر N46 کے اندر مکان کے اندر گھس کر نامعلوم ملزمان نے 3 افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. جی، اس کے اندر شمس قمر، رشیدہ بیگم اور 22 سالہ ذیشان شامل ہیں. جی عمران، یہ بتائیں کہ اس وقت زخمیوں کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ عمران، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیں کہ زخمیوں کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ غالباً کسی فنی خرابی کی وجہ سے عمران ہاشمی کو ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، لیکن فی الوقت ہم تک جو ابھی تک اپڈیٹس پہنچی ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 افراد شدید زخمی ہیں اور ان کے زخموں کی نوعیت کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ وہ کس نوعیت کے ہیں. لیکن فی الوقت آپ کو بتاتے چلے کہ کراچی میں کرنگی نمبر 4 میں گھر پر فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. تازہ ترین خبر دی آپ کو. کراچی سے افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، گھر پر فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. اس بارے مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اور اب کچھ بات کرتے ہیں ملک بھر میں جاری بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی.
मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5139 मेगावाट हो गया है। लाहौर में 14 घंटे जबकि छोटे शहरों और देहात में 18 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी इफ्तारी नमाजों और तरावी के औकात में भी लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। एनर्जी मैनेजमेंट सेल के तर्जुमान के मुताबिक बिजली की तलब 18,414 मेगावाट और पैदावार 13,275 मेगावाट रही। इस तरह बिजली का शॉर्टफॉल 5139 मेगावाट रहा। दूसरी जानिब बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर जाने की वजह से लाहौर में हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। बाजुकात 1 घंटे के बाद 2-2 घंटे के लिए भी बिजली बंद कर दी जाती है। छोटे शहरों और देहात में सूरत हाल इससे भी बदतर है, जहां 18 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी अफ्तारी नमाज और तरावी के औकात में भी लोड शेडिंग होने से रोज़ादारों और नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब भर में शहरियों ने सहरी अफ्तारी और नमाज तरावी के दौरान बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग करने पर हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुल्तान में भावलपुर बाईपास होने पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए 2 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम कर दी। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि मैपको की जानिब से कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। पाकपतन में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने चौक जमाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। टायरों को आग लगाकर रोड ब्लॉक होने से ओकाड़ा, साहिवाल, आरिफवाला के जाने वाले ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। पुलिस का पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग, मुजाहिरीन बिफर गए। पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके नतीजे में SHO समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। मुजाहिरीन ने रेलवे फाटक भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। लाहौर चुंगी अमर सदू के इलाके में 5 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों ने सख्त एहतजाज किया है। इस हवाले से देखते हैं आजम जमशेद की रिपोर्ट। मुल्क में जारी इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तो अपने अरूज पर है ही, लेकिन जलती पर मट्टी का तेल डालने और लोड शेडिंग की सताई हुई आवाम को मजीद परेशान करने के लिए वापडा हमजा टाउन डिवीजन के अहलकार भी मैदान में आगे हैं। इसकी मिसाल चुंगी अमर सदू के इलाका गाँव चंद्राए के रिहायशियों का वापडा अहलकारों के खिलाफ एहतजाज करते हुए देखने को मिली। वापडा हमजा टाउन के इलाका गाँव चंद्राए के रिहायशियों के मुताबिक इनके इलाके की बिजली पिछले 5 दिन से मुसलसल बंद है और कोई अहलकार इनकी बात सुनने को तैयार नहीं और न ही इनके इलाके की बिजली को बहाल किया जा रहा है। वापडा गर्दी के सताए चंद्राए गांव के रहायशी बिल आखिर वापडा के खिलाफ एहतजाज करते हुए मेन फिरोजपुर रोड पर आ गए और मेन फिरोजपुर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और वापडा गर्दी के खिलाफ सरापाए एहतजाज बन गए। इन्होंने हमें लाख रुपए का मुतालबा किया, अगर आप लाख रुपया दो तो हमजा टाउन डिवीजन का जो है ना तारक बेग लैंड सुपरिटेंडेंट वो कहता है 1 लाख रुपया दो तो फिर आपकी बिजली चालू करेंगे। हमें शदीद मसला है, बिजली आई नहीं है। ज़ाहिर छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो ना वो पानी के लिए तरस रहे हैं। रोजे जो है ना सहरी और अफ्तारी जो है ना वो बेरोज यानी बिजली के बगैर जो है ना वो उठ रहे हैं। लाइट की वजह से, पानी ना आने की वजह से हम रोजे नहीं रख रहे। ये काफर के बच्चे हैं, ट्रांसफार्मर रख के जाते हैं लेकिन वो सड़ जाता है, 1 दिन भी नहीं निकालता। जो होता ये हाल है तो पिछों मुल्क अल्लाह ने सपोर्ट दी है। सही कहा। आपकी लाइट कितने दिनों से बंद? तकरीबन 12-14 दिन हो गए, 3 दिन हो गए सारा ट्रांसफार्मर निकाल गया है। मेन फिरोजपुर रोड बंद होने की वजह से मुजाहिरीन और आम मुसाफिरों के दरमियान तलख कलामी भी होती रही। ज़रदारी को आई है, सानू तो सानू भी ले आई है, सानू तंग दे लाइन कितनी लगी हुई है। रब सजावां दे रहा सानू, रब दे उत्ते बैठा, रब साडा बन के बैठा। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਨੇ ਪਏ यार, फैमिली साडे बच्चे रो रहे ने साडे, तुसी सानू तंग कीता यार। तो क्यों परेशान कर रहे हैं? ये वापडा का ऑफिस जाके जनाए लोग परेशान है, लोगों ने रोजे रखे हैं। शबाज सिंह का घर सारो जाके छाड़े दे। मेन फिरोजपुर रोड के बंद होने और किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। मुल्क में जारी बिजली की इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग के सताए हुए अवाम का ये कहना है कि अरबाबो अख्तियार को इस बात का फौरी नोटिस लेते हुए बिजली के इस गंभीर मसले का तरजीही बुनियादों पर हल निकालना होगा। साथी रिपोर्टर शौकत अली सिंधु और कैमरामैन सलीम चिश्ती के साथ आजम जमशेद, रॉयल न्यूज़ लाहौर। आजम जमशेद की रिपोर्ट आपने देखी। अवाम में इश्तियाल बढ़ता ही चला जा रहा है। वापडा दफातर को भी आग लगाई जा रही है, सरकारी इमलाक का भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि पंजाब के साथ ज्यादती
صدر آصف علی زرداری کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ عوام لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرے مگر توڑ پھوڑ نہ کرے۔ لاہور میں میٹرو بس سروس کے منصوبے کے دورے کے موقع پر میڈیا سے بات چیت میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ وہ خود لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ پنجاب میں سحری اور افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج عوام کا حق ہے اور وہ ان کے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک اختیار کیا جا رہا ہے۔ بجلی کے ستائے عوام کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ 1 سے بجلی کی پیداوار شروع ہونے کے بعد چشمہ پاور پلانٹ 2 نے بھی پیداوار شروع کر دی ہے۔ مجموعی طور پر سسٹم میں 650 میگا واٹ بجلی شامل ہو گئی۔ دوسری طرف وفاقی وزیر پانی اور بجلی نے مظفر گڑھ کے علاقے میں طوفان کے باعث تباہ ہونے والے ٹرانسمیشن لائنز کی ہنگامی طور پر بحالی کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ترجمان وزارت پانی اور بجلی کے مطابق چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ 1 سے گزشتہ رات سے 325 میگا واٹ بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی تھی، جبکہ آج چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ 2 سے بھی 325 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہو گئی ہے۔ ایک ہفتہ قبل یہ دونوں پاور پلانٹس ٹرپ کر گئے تھے۔ ترجمان کے مطابق مظفر گڑھ پاور پلانٹ سے بھی آج شام سے 370 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گی، جو جمعے کے روز مظفر گڑھ کے علاقے میں آنے والے طوفان سے ٹرانسمیشن لائنز کی تباہی کے باعث بند ہو گئی تھی۔ وفاقی وزیر پانی اور بجلی چودھری احمد مختار نے اسلام آباد میں ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پاور جنریشن کمپنیز اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ طوفان کے باعث تباہ حال ٹرانسمیشن لائنز کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں تاکہ اے ای ایس لال پیپر اور اے ای ایس پاک جنریشن سے بھی مجموعی طور پر 700 میگا واٹ بجلی سسٹم میں لائی جا سکے۔ نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر وزیر اعلیٰ پنجاب ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ چودھری شجاعت حسین کا فارمولہ اپنا لیتے پھر بھی انہیں بجلی نہ ملتی تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الہی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود جلوس نکلوا کر گھروں پر حملے کراتے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کی جاتی ہے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ وہ خود ساختہ خادم اعلیٰ کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ان کے رمضان بازاروں سے مقابلہ کر لیں۔ یہ کام دھونس کا نہیں، عقل کا ہے جو ان کے پاس نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلور ملز والوں کو کہہ دیا کہ آٹے کا معیار بہتر نہ ہوا تو انہیں بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ ہوں گے انہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر خصوصی رعایت دی جائے گی۔ ٹی بی کے مریضوں کے لیے بھی خصوصی رعایتی پیکج ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد نے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ فضل کریم سے ملاقات کی ہے، جس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں سیف یار خان کی قیادت میں ایم کیو ایم کے وفد نے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ فضل کریم سے ملاقات کی، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں صاحبزادہ فضل کریم نے کہا ہے کہ وہ الطاف حسین نے ایک نقاطی ایجنڈے سے اتفاق کرتے ہیں۔ سیف یار خان کا کہنا تھا کہ ملک میں قیام امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کوششیں کریں گے۔ تمام جماعتوں نے ایم کیو ایم کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ اس بارے مزید تفصیلات دیتے ہیں اپنے نمائندے رانا نعیم سے۔ رانا نعیم، یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کے وفد نے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ فضل کریم سے ملاقات کی ہے، کون کون سے رہنما شریک تھے اور کیا طے پایا ہے اس ملاقات میں؟ جی جواد، آج ایم کیو ایم اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین اور ایم این اے صاحبزادہ فضل کریم کے درمیان ایم کیو ایم کے 5 رکنی وفد نے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی ہے۔ ایم کیو ایم کے 5 رکنی وفد میں خانزادہ ایم این اے، محمد آصف ایم این اے اور رابطہ کمیٹی پنجاب کے انچارج سیف یار خان کے درمیان بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں آئندہ الیکشن کے بارے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے عام امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جس میں کراچی کی صورتحال کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد کا کہنا ہے کہ ہم ملک میں یکجہتی کے فروغ کے لیے ان تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے۔ دوسری جانب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ فضل کریم نے ایم کیو ایم کے وفد کو یقین دلایا ہے کہ سنی اتحاد کونسل ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایم کیو ایم کے ساتھ پورا تعاون کرے گی۔ صاحبزادہ فضل کریم کا مزید کہنا ہے کہ ہم آئندہ الیکشن میں ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں فیصلہ
हम अपने आइंदा इजलास के बाद करेंगे ताकि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दौरान से बानी मुशावरत कर सकें। और इसके अलावा जमात MKM के वक्त का मजीद कहना है कि मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम ये चाहते हैं कि MKM मजहबी जमातों से हम आहंगी को फरोग देकर मुल्क को मजबूत कर बनाया जाए और कराची की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। टारगेट किलिंग के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाए। MKM के वक्त में MKM के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा फजल तीन को अल्ताफ हुसैन का एक पैगाम भी पहुंचाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया राना नईम हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको बताएंगे शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में अमरीकी ड्रोन तैयारों के नतीजे में कितने अफराद जाँ भाग हुए। रॉयल न्यूज़ के साथ रहिएगा।